नमस्कार। पहला अध्याय भोजन और मानव स्वास्थ्य शुरू किया था। उसके अंदर संतुलित भोजन, कुपोषण में तीनों प्रकार के कुपोषण, विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और खनिज लवण कुपोषण पढ़ लिए थे। इसके बाद में पीने योग्य पानी के गुण और दूषित जल के दुष्प्रभाव ये भी देख लिया था। फिर मानव स्वास्थ्य के अंदर मोटापा पढ़ लिया था और अब मोटापे से आगे मानव स्वास्थ्य से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है रक्तचाप। रक्तचाप को इंग्लिश में ब्लड प्रेशर कहते हैं, इसलिए इसको सामान्यतया बीपी के नाम से भी जानते हैं। ब्लड से बी और प्रेशर से पी, बीपी, रक्तचाप। अब रक्तचाप होता क्या है, किसे कहते हैं रक्तचाप, और रक्तचाप का मानव स्वास्थ्य के से संबंधित क्या योगदान है। हमारे शरीर के अंदर जो रक्त का प्रवाह होता है वो हृदय से शुरू होता है, हार्ट से, और पूरे शरीर के अंदर शरीर के समस्त अंगों और ऊतकों तक जाता है। यहाँ से अशुद्ध रक्त वापस हृदय में आता है और शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भी जाता है। वहाँ से शुद्ध होकर के फिर हृदय में आता है और पूरे शरीर में जाता है। ये विस्तार से पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर। अभी फिलहाल इतना ही देखते हैं कि रक्तचाप क्या होता है। तो ये जो रक्त का प्रवाह हो रहा है पूरा हृदय से जाता है शरीर के अंदर, और शरीर से अशुद्ध रक्त वापिस हृदय में, हृदय से फेफड़ों में और फेफड़ों से वापस हृदय में। ये रक्त वाहिनियों के द्वारा जाता है और आता है, यानी इसके अंदर रक्त वाहिनियाँ काम आती हैं। रक्त वाहिनियों में मुख्यतया इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहले धमनी, दूसरी शिरा और तीसरी केशिकाएं। इनके माध्यम से रक्त पूरे शरीर के अंदर जाता है और वापस आता है। तो हम रक्तचाप की बात करेंगे तो रक्त वाहिनियों के अंदर जो रक्त बहता है, रक्त जाता है, उस समय वाहिनियों के ऊपर जो दबाव लगता है, जो दाब लगता है, उसी को ही रक्त दाब कहते हैं। यानी कि रक्त वाहिनियों के अंदर बहते हुए रक्त के द्वारा वाहिनियों के ऊपर लगाए गए दबाव को रक्तचाप या रक्त दाब कहेंगे। रक्त वाहिनियों में रक्त द्वारा वाहिनियों पर लगाए गए दाब को रक्तचाप कहते हैं। ये रक्तचाप की परिभाषा है। आपको पूछे कि रक्तचाप होता क्या है, तो जो हमारी रक्त वाहिनियां हैं उसके अंदर जो रक्त प्रवाहित होता है या रक्त बहता है, उसके द्वारा वाहिनियों के ऊपर जो दाब लगता है उसको रक्तचाप कहते हैं। अब रक्तचाप कैसे देखते हैं, इसका मापन कैसे किया जाता है, तो रक्तचाप का मापन सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के रूप में किया जाता है। अब सिस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। तो सिस्टोलिक, डायस्टोलिक के रूप में इसका मापन मान होता है 120 ऑब्लिक करके 80 या 120/80 भी लिखते हैं, और इसकी यूनिट यानी इकाई रहती है mmHg। ये सामान्य औसतन रक्तचाप होता है। सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों 120 ऑब्लिक या बटा 80 mmHg।
अब यहाँ पर सिस्टोलिक क्या है, डायस्टोलिक क्या है। जो ऊपर का मान है 120, ये मान सिस्टोलिक का है, नीचे का मान 80, ये मान डायस्टोलिक का है। अब सिस्टोलिक डायस्टोलिक, हृदय के अंदर जो रक्त होता है वो रक्त दबाव के साथ में हृदय अंदर से संकुचित होता है, तब हृदय से रक्त निकल करके धमनियों के अंदर प्रवाहित होता है। उस समय के दबाव को सिस्टोलिक कहते हैं। यानी कि यहाँ पर रक्त हृदय के अंदर है, हृदय संकुचित होगा, हृदय संकुचित होगा, इससे हृदय के अंदर का रक्त ये जाएगा धमनियों के अंदर। इस समय जो दबाव उत्पन्न होता है, हृदय के संकुचित होने से रक्त का धमनी के अंदर जाना, उस दाब को कहते हैं सिस्टोलिक दाब, और उसका मान होता है 120। ये होता है 120 mm मरकरी। दूसरा डायस्टोलिक दाब, अब हृदय संकुचित हो गया और रक्त धमनी के अंदर चला गया, इसके बाद में हृदय वापिस शिथिल होगा। एक बार संकुचित हो गया, पूरा रक्त धमनी के अंदर चला गया है, अब हृदय फिर से शिथिल होगा, यानी अब वापिस डायस्टोलिक के अंदर हृदय शिथिल अवस्था में आएगा, यानी आराम की अवस्था में आएगा। इस समय रक्त का प्रवाह अब धमनी के अंदर रुका नहीं है, क्योंकि संकुचित हुआ था तब रक्त आगे आ गया धमनी के अंदर, अब भी रक्त चल रहा है, लेकिन अब पीछे दबाव नहीं है, हृदय शिथिल अवस्था में आ गया है, तब भी धमनी के अंदर रक्त का प्रवाह हो रहा है, या धमनी में रक्त अभी भी चल रहा है। इस समय जब हृदय शिथिल अवस्था में है और धमनी में रक्त बह रहा है, जो दबाव या दाब होता है उसको कहते हैं डायस्टोलिक दाब। ये होता है 80 mm Hg। ये मरकरी के अंदर मिलीमीटर, mm का मतलब मिलीमीटर, मान है 80। तो ये दोनों दबाव हो गए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे हमारे मुंह के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है और मुंह के आगे एक पतली रबर की नली लगा देते हैं, फिर दबाव के साथ में मुंह के पानी को उस नली के अंदर डालते हैं। जैसे हृदय ने दबाव के साथ संकुचित हुआ तब रक्त धमनी के अंदर आया, तो हमने मुंह से पानी दबाव के साथ नली में डाला। जब उस नली में पानी आया, उस समय जो दबाव उत्पन्न हो रहा था, दाब उत्पन्न हो रहा है, वो तो होगा सिस्टोलिक। अब वापिस एक बार दबाव के साथ में पानी डाल दिया, फिर वापिस छोड़ देते हैं मुंह को आराम की अवस्था में, तब भी पानी आगे नली के अंदर बह रहा है, उस समय के दबाव को हम कहेंगे डायस्टोलिक दाब। तो ये दोनों दाब हो गए रक्तचाप के अंदर, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। इसके रूप में इसका मापन करते हैं। दोनों का मान है सिस्टोलिक का 120, डायस्टोलिक का 80, और एक साथ जब दोनों को लिखते हैं तो 120 ऑब्लिक करके 80 या 120/80 mm यानी मिलीमीटर। यहाँ पर mm का मतलब है मिलीमीटर, मिलीमीटर, और Hg मरकरी से लिया गया है, इसका मात्रक है, इसके रूप में इसको मापते हैं। अब आगे देखते हैं, ये जो 120 और 80 लिया गया है, ये एक लगभग मान निकाला है, औसत मान निकाला है। ये हर व्यक्ति के अंदर जरूरी नहीं है कि 120 और 80 ही हो, इससे थोड़ा कम या इससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इसको मापें और उसका मान वापस 120 और 180 आए, ऐसा नहीं है, ये औसत है। सामान्य व्यक्तियों के अंदर लगभग, सामान्यतया बात करते हैं हम, सामान्यतया सिस्टोलिक की बात करेंगे, यानी जब हृदय संकुचित होगा और रक्त धमनी के अंदर आएगा, तब इसका मान 90 से लेकर के 120 तक आएगा। प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग आएगा, 90 से लेकर के 120 के बीच में इसका मान रहेगा। और डायस्टोलिक की जब बात करेंगे हम, ये तो है सिस्टोलिक का, और डायस्टोलिक का सामान्य व्यक्तियों के अंदर बात करें, यानी हृदय जब वापिस शिथिल अवस्था में आएगा और धमनी के अंदर रक्त बह रहा है, तब इसका मान रहता है लगभग 60 से लेकर के 80 mm Hg तक। यानी डायस्टोलिक के समय सामान्यतया 60 से 80 mm Hg रहेगा और सिस्टोलिक के समय 90 से 120 mm। दोनों का औसत निकालते हैं
तब एक साथ इसको लिखते हैं 120/80 mmHg, ये दोनों का मिला करके है। अब हम देखते हैं कि ये जो mm/Hg मान दिया गया है 60 से 80 और 90 से 120, इसका मापन कैसे करते हैं, इसको कैसे मापते हैं, इसकी रीडिंग कहाँ से ली जाती है, किस व्यक्ति का कितना रक्तचाप आ रहा है, उसके लिए जो यंत्र काम में लेते हैं उसके बारे में देखते हैं। मापन, यहाँ मापन रक्तचाप का मापन हो रहा है, ब्लड प्रेशर का मापन हो रहा है, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसको हिंदी के अंदर कहते हैं रक्तचाप मापी। इसका नाम याद रखना है आपको, रक्तचाप मापी। स्फाइग्नोमैनोमीटर, ये नाम याद रखना है, स्फाइग्नोमैनोमीटर। ये रक्तचाप मापने का यंत्र है, उस यंत्र का नाम है रक्तचाप मापी स्फाइग्नोमैनोमीटर। सबसे पहले यानी सबसे पहले जो रक्तचाप मापा था उस वैज्ञानिक का नाम था स्टीफन हेल्स। इस वैज्ञानिक ने रक्तचाप मापा था सन 1733 के अंदर, और जिस जानवर के अंदर मापा था वो जानवर था घोड़ा। सन 1733 में स्टीफन हेल्स ने सर्वप्रथम घोड़े के अंदर रक्तचाप का मापन किया था, और इसके बाद में आगे हम देखते हैं कि वास्तव में रक्तचाप की परिभाषा कब से आई और हम कब से इसको समझने लगे। तो 1983 के अंदर कापलन नाम का साइंटिस्ट था, उस कापलन ने रक्तचाप को परिभाषित किया। ये वैज्ञानिक का नाम है कापलन। 1983 के अंदर इसने पूरा रक्तचाप के बारे में बताया, रक्तचाप को परिभाषित किया कि वास्तव में रक्तचाप होता क्या है, हम जिसका हम मापन करते हैं वो रक्तचाप क्या होता है, ये हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, रक्तचाप से संबंधित शरीर के अंदर कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। जो रक्त हमारे शरीर में प्रवाहित हो रहा है उसके कम प्रवाह से या अधिक प्रवाह से, यानी उसके असंतुलित प्रवाह से हमारे शरीर के अंदर क्या होता है। मुख्यतया रक्तचाप के असंतुलन से दो बीमारियां होती है। पहला, निम्न रक्तचाप, इसको कहते हैं लो ब्लड प्रेशर। दूसरा, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। ये दोनों रक्तचाप से संबंधित है। हृदय से जो रक्त प्रवाहित होता है शरीर के अंदर, शरीर में प्रत्येक अंग और ऊतक तक जाता है और वहाँ से वापस हृदय में आता है, उस वक्त उसके प्रवाह के अंदर कमी या अधिकता से निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप होता है। पहला लेते हैं, निम्न रक्तचाप क्या है। निम्न रक्तचाप जिसको हम आम भाषा में ये भी कहते हैं कि बीपी का लो हो जाना, यानी ब्लड प्रेशर कम हो गया है, निम्न रक्तचाप। इससे क्या होता है, शरीर के अंदर जो हमारा शरीर है इसमें रक्त का प्रवाह, शरीर में रक्त का प्रवाह कम होता है, यानी जिस दबाव से होना चाहिए उससे होता नहीं है, कम होता है, या रक्त के कम बहने के लक्षण प्रकट होते हैं, ये पता चलता है। इसकी वजह से, निम्न रक्तचाप की वजह से हमारे शरीर के अंदर क्या प्रभाव या क्या परिवर्तन आते हैं। तो शरीर के सबसे मुख्य अंगों की बात करते हैं तो मस्तिष्क सबसे मुख्य अंग है। मस्तिष्क के बाद में हम लेते हैं हृदय और किडनी,
इन तीनों के अंदर निम्न रक्तचाप की वजह से मस्तिष्क, हृदय और किडनी के अंदर रक्त नहीं पहुंचेगा, रक्त का पूर्ण परिवहन नहीं होगा या कम पहुंचेगा, और इसके साथ में रक्त के अंदर ही हार्मोन और पौष्टिक तत्व घुले हुए रहते हैं, तो वो पौष्टिक तत्व भी नहीं पहुंच पाएंगे। निम्न रक्तचाप की वजह से मस्तिष्क, हृदय और किडनी में पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं पहुंचेगा और इसके साथ में पौष्टिक तत्व भी नहीं पहुंचेंगे। इसकी वजह से जो इनके द्वारा कार्य संपादित होने चाहिए ये प्रभावित होंगे। ये है इसका निम्न रक्तचाप का प्रभाव। दूसरा, उच्च रक्तचाप, इसको हाई बीपी या उच्च रक्तचाप को हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। इस समय क्या होता है, निम्न रक्तचाप का उल्टा, शरीर के अंदर अपनी रक्त वाहिनियों के अंदर जो रक्त का दबाव होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा होता है, यानी कि अधिक रक्तदाब के साथ रक्त का प्रवाह रक्त वाहिनियों के अंदर जब होता है, शरीर के अंगों और ऊतकों के अंदर पहुंचता है, तो उसको हम कहते हैं उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर। अब ये क्यों होता है, इसके मुख्य कारण देखते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर हाई ब्लड प्रेशर है उसके कारणों को देखते हैं तो पता चलता है कि ज़्यादातर क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष की भावना, और इसके अंदर एक खान पान इसका बड़ा मुख्य कारण है। खान पान मुख्य कारण होता है। खान पान की वजह से ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे कि अधिक लसलसा, मसालेदार, तेलीय भोजन, ये हो सकता है। इसके अंदर ये चीनी से, चाय से, मैदे से, वनस्पति घी से, मांस से, इनसे भी हो सकता है। यानी इसके खान पान बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है इसको। साथ में शारीरिक वजह से क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब कारणों से, ये सारे कारण हैं हाई ब्लड प्रेशर से। इसके अलावा यदि शरीर के अंदर जो ऊर्जा है वो खर्च नहीं करते, हम व्यायाम नहीं कर रहे हैं, ऊर्जा खर्च नहीं हो रही है, तो भी हमारी धमनियों के अंदर की तरफ कोलेस्ट्रॉल जमा होता रहता है, जिसकी वजह से धमनी की जो वास्तविक मोटाई है वो कम हो जाती है, और उस कम जगह में से रक्त को प्रवाहित करने के लिए हृदय को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से रक्तचाप का मान बढ़ जाता है। अब हम इसका उपचार देखते हैं कि जो हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, रक्तचाप अधिक हो रहा है, उसका उपचार कैसे कर सकते हैं। उपचार के अंदर तो इसका मुख्य स्रोत जो है वो भोजन के अंदर पोटेशियम को शामिल करना चाहिए। पोटेशियम आयन होने चाहिए K+। पोटेशियम आयन यदि भोजन के अंदर होंगे तो उच्च रक्तचाप वापस सामान्य हो सकता है। जैसे कि इसके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा ताज़े फल और उसके जूस को काम में लेना चाहिए, ताज़े फल और जूस। इसके साथ में कैल्शियम और मैग्नीशियम, इन आयनों का संतुलन भी ज़रूरी है। इसके लिए दूध है, दूध का हम पर्याप्त मात्रा में सेवन करके इससे निजात पा सकते हैं। इसके अलावा जो रेशे युक्त भोजन है, खाद्य रेशे युक्त, उनका ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, रेशे युक्त भोजन लेना चाहिए। इससे भी हमें उच्च रक्तचाप से निजात मिलेगी। इसमें जो भी कारण आ रहे थे खान पान के अंदर, जैसे संतृप्त के अंदर वनस्पति घी है, मांस है, इनका सेवन नहीं करना चाहिए, मैदा है, मावा है, इसका कम से कम उपयोग करना चाहिए,
और व्यायाम करना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा इलाज कम से कम 30 मिनट तक लगातार रोजाना पैदल चलना चाहिए। 30 मिनट तक तेज रफ्तार में पैदल चाल, तेज रफ्तार में पैदल चाल यदि करते हैं हम तो भी उच्च रक्तचाप से हमें निजात मिल सकती है। ये सब है। इसके अलावा प्राणायाम कर सकते हैं हम, प्राणायाम से भी उच्च रक्तचाप से निजात मिलेगी। और विशेष करके इसमें धूम्रपान और मदिरापान नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना। धूम्रपान, मदिरापान, इन सब उपचार के जरिए हम हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये हमारा रक्तचाप था। रक्तचाप एक मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हृदय के द्वारा धमनियों के अंदर जो जिस दबाव से रक्त प्रवाहित होता है उसको रक्तदाब कहते हैं। उसको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के रूप में हम व्यक्त करते हैं। सिस्टोलिक का मान 120 mm of Hg था और डायस्टोलिक का 80 mm of Hg था। ये औसत मान होता है। सामान्य व्यक्तियों के अंदर सिस्टोलिक 90 से लेकर के 120 mm of Hg तक होता है और डायस्टोलिक 60 से लेकर के 80 mm of Hg तक होता है। इसके बाद में हमने रक्तचाप का मापन देखा कि रक्तचाप का मापन कैसे करते हैं। तो यंत्र का नाम था रक्तचाप मापी, स्फाइग्नोमैनोमीटर। उसकी सहायता से रक्तचाप का मापन करते हैं। उसके अंदर सबसे पहले 1733 के अंदर स्टीफन हेल्स ने घोड़ों के अंदर रक्तचाप का मापन किया था। उसके बाद में सन 1983 के अंदर कापलन ने रक्तचाप के बारे में उसको परिभाषित किया, विस्तार से बताया। फिर हमने देखा कि रक्तचाप के असंतुलन से दो प्रमुख बीमारियां होती है, उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप। निम्न रक्तचाप के अंदर जो पर्याप्त मात्रा में रक्त प्रवाहित होना चाहिए था वो होता नहीं है शरीर के अंदर। उसकी वजह से हमारे प्रमुख अंग जो है मस्तिष्क, हृदय और किडनियाँ यानी गुर्दे, वहाँ पर रक्त और पौष्टिक आहार नहीं पहुँच पाते हैं, जिसकी वजह से इनके कार्य प्रभावित होते हैं। दूसरा उच्च रक्तचाप, इसके अंदर जिस दबाव से रक्त प्रवाहित होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा दबाव से प्रवाहित होता है। इसकी वजह से इसके कारण बहुत सारे कारण हैं, जैसे क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, खान पान के अंदर मसालेदार है, ज़्यादा भोजन कर रहे हैं, तेलीय भोजन, संतृप्त वसाओं में वनस्पति घी है, मांस है, चाय है, चीनी है, सिगरेट, धूम्रपान, ये सब आ जाते हैं। इसके उपचार के लिए हम भोजन के अंदर पोटेशियम तत्व को शामिल करेंगे जो ताज़े फलों में मिल जाएगा। मैग्नीशियम और कैल्शियम दूध के अंदर मिलता है। और समय पर व्यायाम करने चाहिए, कम से कम रोजाना 30 मिनट तक तेज रफ्तार में पैदल चलना चाहिए और रेशे युक्त भोजन करना चाहिए। धूम्रपान और मदिरापान ये भी नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा हम रक्तचाप मापी के अंदर रक्तचाप मापी को देख लेते हैं कि रक्तचाप मापी होती कैसी है। आपकी बुक के अंदर रक्तचाप मापी यानी स्फाइग्नोमैनोमीटर का डायग्राम भी दे रखा है, आप उसको वहाँ से भी देख सकते हैं और आपको देखना भी है। मैं बता देता हूँ कैसे होता है, किस प्रकार से मापन करते हैं। एक बॉक्स होता है, इस बॉक्स को जब खोलते हैं तो ये मान लेते हैं ऊपर की तरफ बॉक्स खुला है और इसका तल है नीचे की तरफ। रक्तचाप मापी की थोड़ी बनावट देख लेते हैं। ये खुला हुआ रक्तचाप मापी है यानी स्फाइग्नोमैनोमीटर। इसके अंदर ये बॉक्स के नुमा होता है। इसको जैसे ही खोलते हैं तो अंदर की तरफ आपको एक चिन्हित नली दिखाई देती है। ये मान लेते हैं इसके अंदर की तरफ चिन्हित नली है, यानी इसके ऊपर चिन्ह लगे हुए रहते हैं। इनके अंदर छोटे छोटे चिन्ह रहते हैं। और इनकी साइडों के अंदर पास में यहाँ पर 0 से लेकर के, इसका लगभग मान यही रहता है, 0 से लेकर के 300 तक mm। और ये जो नली होती है ट्यूब, इसके अंदर यहाँ मरकरी भरा हुआ रहता है, मरकरी।
यानी ये पाठ्यांक पैमाना होता है, इसके ऊपर मान प्रदर्शित होता है। जैसे हम बात कर रहे थे 120 की और 80 की, तो ये 120 और 80 इस पैमाने से ही लिए जाते हैं। ये रीडिंग के लिए होता है, पाठ्यांक के लिए होता है। यहाँ से हम रीडिंग याद करते हैं, पाठ्यांक पैमाना। फिर इसके नीचे के भाग की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक हमारी बाजू के ऊपर सामान्यतया लगा करके रक्तदाब मापते हैं। तो लगाने के लिए एक रबर का बैग होता है, ये मान लेते हैं रबर का बैग इसके अंदर ही पड़ा है। इसको आर्मलेट कहते हैं, ये इंग्लिश का नाम है आर्मलेट, हिंदी के अंदर इसको कहते हैं भुजबंद। भुजबंद यानी भुजा के ऊपर बांधा जाता है, इसलिए इसको भुजबंद कहते हैं। इस रबर के बैग को बांध करके इसकी साइज लगभग होती है 24x12, ये लगभग साइज होती है, अलग अलग साइज के भी आते हैं। भुजबंद हो गया। ये भुजबंद एक तरफ से पाठ्यांक स्केल से जुड़ा हुआ रहता है, दूसरे किनारे से इसके नीचे से एक और नली निकलती है और इसके साथ में एक वायु का पंप भी लगा हुआ रहता है। ये वायु पंप होता है। कभी आपने देखा होगा जब डॉक्टर बीपी टेस्ट करता है, चेक करता है, तब इस भुजबंद को भुजा के ऊपर लगा देगा, इस भुजा पे या इस भुजा पे, किसी भी भुजा पे लगा देगा। उसकी नज़र इस रीडिंग स्केल के ऊपर रहती है, वो देखता है, और दूसरे हाथ के अंदर ये वायु का पंप जो गुब्बारे नुमा होता है ये रहता है, वो इसको दबाता है। इसको दबा करके देखता है कि इसके अंदर जो रीडिंग स्केल के ऊपर रीडिंग है वो कहाँ तक जा रही है। वो इससे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों दाब देखता है, फिर पता करता है कि दोनों दाब सामान्य आ रहे हैं या असामान्य आ रहे हैं। सामान्य का मतलब 120 वाला 90 से लेकर के 120 तक और 80 वाला 60 से लेकर के 80 तक, ये आ रहा है तो सामान्य है, नहीं तो असामान्य होता है, उससे उसकी बीमारी का पता लगता है। तो ये सामान्य रक्तचाप की एक संरचना थी, उसके अंदर एक रीडिंग स्केल हो गई जिसके अंदर मर्करी भरा हुआ रहता है, पैमाना 0 से 300 mm तक होता है। दूसरा आर्मलेट भुजबंद होता है और इससे जुड़ा हुआ वायु पंप होता है, इसको दबा करके रक्तचाप का मापन किया जाता है इस रीडिंग स्केल की सहायता से। तो रक्तचाप टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हुआ। इसके आगे हम पढ़ेंगे कुछ नशीले पदार्थ क्या हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेज कौन कौन से हैं, जैसे गुटखा है, तंबाकू है, मदिरा है, अफीम है, इसके अलावा और भी कुछ है, वो सब पढ़ेंगे। फिर दवाओं का कुप्रभाव, और सबसे लास्ट टॉपिक फिर रहेगा हमारे खाद्य पदार्थों के अंदर मिलावट कैसे होती है, किस तरह से होती है और कैसे उसका हम रोकथाम कर सकते हैं। अगली 1 या 2 क्लास में हमारा प्रथम अध्याय भोजन और मानव स्वास्थ्य कंप्लीट हो जाएगा। यानी अब तक जितना हुआ है उसको पूरा आपको रिवाइज करना है, उसके मुख्य मुख्य बिंदु लिखने हैं, और दोनों क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से आएंगे, एक 1 नंबर का और दूसरा 3 नंबर का, उन दोनों को कवर करना है और इसको वापस पूरा रिवाइज करना है।